बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 10 विच इज़ हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स के लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर्स। तो आइए चल के देखते हैं कि डेली लाइफ में हीट ट्रांसफर्स की क्या एप्लीकेशंस हैं और हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट जो पहली एप्लीकेशन है वो है कुकिंग इन किचन पैन यूजिंग कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यानी जब आप किचन के अंदर किसी चीज़ को कुक कर रहे होते हैं तो वहाँ जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो तीनों फिनोमेना से होती है। कंडक्शन भी हो रही होती है, कन्वेक्शन भी हो रही होती है और रेडिएशन भी हो रही होती है। अब ये किस तरह से हो रही होती है इसको समझते हैं इस फिगर से कि जिस तरह यहाँ हमारे पास एक पैन है जिसको हमने स्टोव के ऊपर रखा है, तो इस पैन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो थ्रू कंडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और इसमें क्या है बेसिकली कि यूं ये डायरेक्टली जो है वो फायर के साथ कांटेक्ट में है। तो इस पैन का गर्म होना, इस पैन में ही जो हीट ट्रांसफर होती है ये कंडक्शन का फिनोमेना होता है। इसी तरीके से अब ये पैन फर्दर आगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कांटेक्ट में है, तो वाटर मॉलिक्यूल को ये एनर्जी देगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो थ्रू कन्वेक्शन हो रही है। इसी के साथ एक और चीज़ जो हमने रेडिएशन पढ़ी थी उसमें स्टूडेंट हमने ये समझा था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस तरह यहाँ फायर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से जो हीट वेव्स हैं जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा था, आईआर रेडिएशन कहा था, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होंगी इस पैन के अंदर। क्योंकि इस फायर का टेम्परेचर इस पैन के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन भी जो कि ना नज़र आने वाली हैं वो भी इसके अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह तीनों मेथड से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है कुकिंग के अंदर। इसको अब हम लिखेंगे किस तरह से? इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हम लिखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन को जिस तरह भी हमने समझा कि व्हेन अ पैन सिट ऑन अ स्टोव, हीट ट्रांसफर फ्रॉम स्टोव टू द मेटल बेस ऑफ द पैन, देन हीट मूव थ्रू द मेटल पैन। अब ये जो मेटल पैन के अंदर हीट मूव कर रही है इसको हम कहेंगे कि ये कंडक्शन है। बेसिकली दिस इज डायरेक्ट हीट ट्रांसफर थ्रू द सॉलिड मटेरियल। और इसी के साथ दूसरी जो हमने पढ़ी है फिनोमेना पढ़ा है वो है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हीट थ्रू फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है, जिस तरह अगर पैन के अंदर लिक्विड पड़ा है तो उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो थ्रू कन्वेक्शन हो रही है। एज द फूड स्पेशली लिक्विड लाइक सोप और ऑयल हीट अप, जब वो हीट अप होगा तो वार्मर पार्ट राइज एंड कूलर पार्ट सिंक। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा है कि जब वाटर मॉलिक्यूल हीट अप होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं, और ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट होता है। तो इस तरह सारे का सारा जो पानी है या लिक्विड है वो सारे का सारा क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। अब तीसरा जो वे है रेडिएशन का, उसको समझते हैं अगली स्लाइड में। स्टूडेंट जो रेडिएशन है हीट थ्रू वेव्स ये भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पैन एंड स्टोव इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। अब पैन का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसी तरीके से स्टोव का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट और पैन दोनों से ज़्यादा है। स्टोव रेडिएशन इमिट करेगा और पैन भी रेडिएशन इमिट करेगा, और विच एड्स टू हीटिंग द फूड, जो कि ऐड होंगी फूड को हीट करने में। और दो लेस देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इन पैन, पैन में कंडक्शन और कन्वेक्शन के मुकाबले में रेडिएशन कम होगी, लेकिन फिर भी ये जो है वो कंडक्शन रेडिएशन हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो जो अगर हम इसकी समरी करें, समराइज करें, तो हमने ये सीखा कि कंडक्शन भी है। कंडक्शन हीट द पैन एंड फूड इन कांटेक्ट। कंडक्शन क्या करती है? पैन को हीट करती है और उस फूड को जो कि पैन के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच है, कांटेक्ट में है, उसको। इसी तरीके से कन्वेक्शन क्या करती है? सर्कुलेट करती है हीट थ्रू द लिक्विड। और रेडिएशन क्या करती है? रेडिएशन एड्स हीट वाया इंफ्रारेड वेव्स फ्रॉम द स्टोव और पैन सरफेसेस। तो पैन और स्टोव की सरफेसेस से हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन से ये ऐड करवाती है। इसके साथ नेक्स्ट एप्लीकेशन को समझते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर्स की, वो है हीटिंग रूम बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से हम किस तरह रूम्स को हीट करते हैं, ये आमतौर पर सर्दियों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हम जब हीटर ऑन करते हैं तो पूरे का पूरा कमरा गर्म हो जाता है। तो वहाँ किस तरह कन्वेक्शन होती है इसको समझते हैं इस फिगर से। यूजुअली इस तरह होता है कि जब आप हीटर को ऑन करते हैं तो हीटर क्या करता है? हीटिंग करता है। इस हीटिंग की रिजल्ट में जो एयर होती है इस हीटर के ऊपर वो
वो वार्म हो जाती है, और जब ये वार्म होती है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये ऊपर की तरफ राइज करती है। तो यहाँ गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप को कौन फिल करता है? कूल एयर, जो रूम के अंदर कूल एयर होती है वो इस गैप को फिल करती है। जब कूल एयर इस गैप को फिल करती है तो वो भी ठंडी, वो भी गर्म हो जाती है और वो भी ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। इस तरह ये होता है कि ठंडी एयर इसके पास आती है और गर्म एयर रूम के दूसरे हिस्से में चली जाती है। तो सारे का सारा कमरा थोड़ी देर बाद जो है वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से, यानी मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल की वजह से पूरे का पूरा कमरा जो है वो गर्म हो गया है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ ये भी राइज होता है कि जो हीटर होते हैं हम आमतौर पर उनको फर्श के ऊपर क्यों रखते हैं? जिस तरह एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसी होते हैं, उसको हम वॉल के साथ ऊपर हैंग करते हैं, लेकिन हीटर को हम नीचे रखते हैं। इसकी रीजन यही है कि नीचे अगर हीटर रखेंगे तो जो वार्म एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। अगर आपने इस हीटर को ऊपर लगा दिया तो ऊपर जब उठेगी तो ऊपर तो छत होगा, इतनी ज्यादा जो है वो एयर इसके ऊपर से मूव नहीं कर पाएगी पूरे कमरे में, क्योंकि ठंडी एयर नीचे ही रह जाएगी और जो वार्म एयर है वो ऊपर हो जाएगी। तो जब हम नीचे रखेंगे तो नीचे जितनी भी ठंडी एयर है वो सारी की सारी इधर हीटर के पास आए, जिससे ये ज्यादा इजीली कन्वेक्शन का प्रोसेस कर सके। इसको अब हम लिखेंगे अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखते हैं कि हीटर लाइक गैस हीटर और रेडिएटर कुछ भी हो सकता है, वार्म द एयर नियर इट, ये अपने इर्द गिर्द की एयर को वार्म करता है। फिर क्या होता है? वार्म एयर राइज होती है बिकॉज इट बिकम लाइटर, ये अब हल्की हो जाती है, लेस डेंसर हो जाती है, मूविंग टू द टॉप ऑफ द रूम, रूम की छत के ऊपर चली जाती है। इस तरह कूलर एयर सिंक करती है टू द बॉटम एंड गेट हीटेड एंड राइजेज अगेन। इसके साथ क्या होता है? दिस क्रिएटेड कन्वेक्शन करंट एंड सर्कुलेट वार्म एयर अराउंड द रूम ग्रेजुअली मेकिंग द होल रूम वार्मर। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने यहीं से याद करना है, बुक से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लिखा है, यहां मैंने समराइज करके लिखा है। तो इस तरह आप इसको सारे को याद कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या हमने देखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज द नेचुरल कन्वेक्शन, और ये हमें हेल्प करती है कि हीट को डिस्ट्रीब्यूट करे विदाउट नीडिंग अ फैन। यानी हमें वहाँ पंखा लगाने की जरूरत नहीं है कि हीटर के ऊपर कि वो गर्म हवा को पूरे रूम में भेजे, बल्कि खुद ब खुद कन्वेक्शन की वजह से गर्म हवा दूर चली जाती है और जो ठंडी हवा है वो हीटर के पास आ जाती है, जिस तरह पूरे का पूरा कमरा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। ये बेसिकली गीजर सिस्टम ही है कि गीजर के अंदर हम किस तरह वाटर को गर्म करते हैं, वहाँ हीट ट्रांसफर्स कैसे होती है। तो स्टूडेंट इसको हम समझते हैं इस अपनी फिगर से। यहाँ जिस तरह के आपको यहाँ फिगर नजर आ रही है, आमतौर पर हम इस तरह करते हैं यूजुअली के बॉटम से कोल्ड वाटर को इन करते हैं और टॉप से हॉट वाटर को बाहर निकालते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब आप बॉटम से कोल्ड वाटर इंटर करेंगे और नीचे क्योंकि स्टोव या इसका जो हीटिंग मैकेनिज्म है वो नीचे लगा होता है, तो जिसकी वजह से ये जो कोल्ड वाटर है वो जब हॉट हो जाएगा तो वो राइज कर जाएगा, ऊपर राइज कर जाएगा। तो हॉट वाटर क्योंकि हमें चाहिए तो हम ऊपर से आउटलेट इसकी बनाते हैं, क्योंकि हॉट वाटर नीचे नहीं रहता, वो कन्वेक्शन की वजह से ऊपर राइज कर जाता है। तो इसकी जो इनलेट होती है वो क्या होती है? बॉटम में होती है, और जो आउटलेट होती है वो टॉप ऑफ द गीजर लगी होती है, जिसकी वजह से हमें हॉट वाटर मिलता है, और ये कन्वेक्शन की वजह से हॉट वाटर ऊपर मूव कर जाता है। तो इसको अब हम लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे और समझेंगे कि किस तरह हम इसको पेपर में या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम वाटर को हीट करेंगे और बॉटम ऑफ द टैंक को यूजुअली हीट किया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग हम लिखेंगे, कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कन्वेक्शन एज वाटर हीट अप, जो ही वाटर हीट होगा इट बिकम लेस डेंसर एंड राइजेस। ये बात हमें अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से समझ ली है कि डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर राइज करेगा टू द टॉप ऑफ द टैंक। इसी तरीके से जो कूलर डेंसर वाटर है वो एट द टॉप सिंक डाउन टू द टेक्स टू डाउन टू टेक इट्स प्लेस। सिंक डाउन, वो डाउन हो जाएगा और वो इसकी जगह ले लेगा, यानी ऊपर जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा और नीचे जो गर्म पानी है वो ऊपर मूव करेगा। इसके साथ नेक्स्ट क्या होगा? नेचुरल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगी कि यानी कन्वेक्शन, हमें नेचुरल कन्वेक्शन करंट देखने को मिलेगा कि नीचे से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं जो कि हॉट हो गए हैं और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ गए हैं। इसको हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद क्या होगा कि
हॉट वाटर सप्लाई हम क्या करेंगे, व्हेन अ टैप इज ओपन, जब आप नलका खोलेंगे, टैप को ओपन करेंगे, द हॉट वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक फ्लो आउट थ्रू द पाइप, वो पाइप से बाहर की तरफ जाएगा और एट द सेम टाइम कोल्ड वाटर इंटर करेगा टू द बॉटम, बॉटम में से वो इंटर करेगा और कंटिन्यूइंग द कन्वेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर की वो है मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर, कि लिक्विड का हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थर्मोफ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी इस स्लाइड में हम थर्मोफ्लास्क को ही समझेंगे, उसके बारे में डिटेल से अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो थर्मोफ्लास्क में क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ आ सकता है इस तरह से कि हाउ अ थर्मोफ्लास्क मेंटेन लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड टेम्परेचर को किस तरह थर्मोफ्लास्क मेंटेन रखता है। तो ये बेसिकली मिनिमाइज करता है हीट ट्रांसफर्स को तीनों तरीकों से, 3 मेथड से ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, जिसकी वजह से मेंटेन रहता है लिक्विड का टेम्परेचर। अब सबसे पहले क्या होता है कि वैक्यूम इंसुलेशन हमें देखने को मिलती है, और वैक्यूम इंसुलेशन जब हम देखने को मिलती है, इसको हम फिगर से देखते हैं कि कहाँ वैक्यूम इंसुलेशन देखने को मिलेगी। और इसके साथ दूसरा जो ये काम करता है थर्मोफ्लास्क, वो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी हमें रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है रेडिएशन। और इसको अगर हम अपनी इस फिगर से देखना चाहें तो यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास अंदर हमने वो सब्सटेंस डाला है, वो लिक्विड डाला है जिसको हमने गर्म रखना है। तो यहाँ ये जो इनर लेयर है और ये जो दूसरी लेयर है, इसके दरमियान ये जो आपको व्हाइट कलर का शेडेड रीजन नजर आ रहा है, जहां ये मैं लेजर पॉइंट मूव कर रहा हूं, ये वैक्यूम है बेसिकली, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। तो इस वैक्यूम के जरिए यहां से जो हीट है वो आगे बाहर ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि बीच में वैक्यूम आ जाता है। इसी तरह से यहाँ हमने इसको रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है वो यहाँ कोटिंग लगाई होती है सिल्वर कलर की। वहाँ हमने पीछे पढ़ा है कि जो सिल्वर कलर होता है या जो शाइनी सरफेस होती है वो हाईली रिफ्लेक्टिव होती है। अगर वो हाईली रिफ्लेक्टिव होगी कोई सरफेस, तो वो बैड एब्जॉर्बर होगी, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर देगी, जिसकी वजह से हम हीट को प्रिवेंट करते हैं थ्रू रेडिएशन से हम हीट को बाहर नहीं निकलने देते। साथ ही तीसरा काम हम क्या करते हैं, इसकी टाइट लिड होती है, और ये टाइट लिड बेसिकली कन्वेक्शन को रिड्यूस कर रही होती है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को अभी हम लिखते हैं कि एक वैक्यूम होता है गिलास के मिड में, यानी ये दो गिलास लेयर्स होती हैं, इसमें वैक्यूम होता है जो कंडक्शन से प्रिवेंशन करता है। रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है जिससे रेडिएशन जो है वो नहीं होती, थर्मल रेडिएशंस बाहर नहीं जाती। और तीसरी चीज है टाइट लिड होता है, जिससे जो कन्वेक्शन है वो फिनोमेना रुक जाता है। तो इस तरह हम तीनों फिनोमेनास को रोकते हैं, मिनिमाइज करते हैं। रोक तो एग्जैक्ट नहीं सकते, लेकिन काफी हद तक मिनिमाइज कर लेते हैं। तो पहला जो कन्वेक्शन आइसोलेशन है, इसमें स्टॉप कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों होती है। फ्लास्क डबल वॉल होती है, वैक्यूम एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बिटवीन। सिंस देयर इज नो पार्टिकल इन वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो सकती। तीसरा रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। इनर सरफेस ऑफ द वॉल आर कोटेड विद शाइनी रिफ्लेक्टिव मटेरियल लाइक सिल्वर, और दीज रिफ्लेक्ट हीट रेडिएशन बैक इनटू द लिक्विड और अवे फ्रॉम इट, रिड्यूसिंग द हीट लॉस और गेन बाय रेडिएशन। नेक्स्ट जो तीसरी चीज थी हमारे पास, वो थी टाइट लिड। अब टाइट लिड से हम प्रिवेंट करते हैं एयर एक्सचेंज को। अ वेल सील्ड लिड prevent hot air from escaping or cold air from entering, stopping heat transfer through the convection at the opening. तो इसमें समरी में हमने क्या देखा, समरी में हमने ये देखा कि these feature allow the thermoflask to keep hot and cold liquid cold for a long time by preventing all 3 modes of heat transfers, conduction, convection and radiation. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि थर्मोफ्लास्क तीनों तरीकों से हीट ट्रांसफर्स को मिनिमाइज करता है, रोकता है काफी हद तक। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अपनी अगली एप्लीकेशंस की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के अंदर जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं, ये अभी हम समझते हैं।
तो इसके लिए हम ये करते हैं आमतौर पर कि पहला जो तरीका है वो है इंसुलेशन का। इंसुलेशन क्या करता है? कंडक्शन को रोक देता है, कंडक्शन के फिनोमेना को रोकता है। इंसुलेशन किस तरह से करते हैं? यूज थर्मल इंसुलेशन इन वॉल्स, दीवारों के अंदर थर्मल इंसुलेशन लगाते हैं, रूफ्स के अंदर, छतों के ऊपर या फ्लोर के ऊपर, टू स्लो डाउन हीट फ्लो। अब ये थर्मल इंसुलेशन क्या है? ये थर्मल इंसुलेशन मटेरियल जो है वो लाइक फोम है, फाइबर ग्लास है या फिर वूल है, जो कि इसको रिड्यूस करती है कंडक्शन को और ट्रैप कर लेती है एयर को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से कंडक्शन का फिनोमेना नहीं होता। अंदर एयर होती है और बाहर सॉलिड बॉडी होती है, तो सॉलिड से एयर की तरफ जब आती है तो वो रिड्यूस हो जाती है हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट मेथड है डबल ग्लेज्ड विंडो हम यूज करते हैं, जिससे कंडक्शन और रेडिएशन दोनों जो है काफी हद तक रुक जाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं? 2 ग्लास लेयर लेते हैं और उसमें विद एयर और गैस इन बिटवीन 2 ग्लास लेयर्स होती हैं और उसमें हम एयर का यूज करते हैं और ये रिड्यूस करता है हीट ट्रांसफर्स को। इसको हम समझ भी सकते हैं अपनी फिगर्स में, जिस तरह यहाँ देखें बाहर सन है, यहाँ एक गिलास लेयर है ये वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों गिलास लेयर के दरमियान हमने एयर इंसर्ट की होती है। बाहर से जब हीट वेव्स आती हैं तो वो क्या करती हैं? इस गिलास से इंटर होती हैं, यहाँ सॉलिड इनको मिलता है, कंडक्शन होती है, लेकिन आगे कन्वेक्शन हो जाती है। तो कन्वेक्शन होने की वजह से ये स्लो डाउन हो जाती है, हीट इंटर नहीं होती। फिर कन्वेक्शन से फिर आगे हम कंडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एट द एंड जब हीट इंटर होगी रूम के अंदर तो वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं रहेगी, क्योंकि हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर्स को चेंज कर दिया। क्योंकि कन्वेक्शन से फिर जब कंडक्शन में आती है तो कंडक्शन स्लो होता है प्रोसेस, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होती। इसके साथ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो सीलिंग गैप्स है। सीलिंग गैप्स में क्या करते हैं कि वेदर स्ट्रिप्स या रबर सील का इस्तेमाल करते हैं डोर और विंडोज़ में, जिसकी वजह से कन्वेक्शन जो है वो कम हो जाती है, यानी एयर इन आउट नहीं होती। अंदर जो है वो एयर अगर कूल एयर है तो वो अंदर ही रह जाती है और बाहर अगर हॉट एयर है तो वो अंदर इंटर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इसको रबर सील वगैरह, वेदर स्ट्रिप्स वगैरह लगा दी हैं, जिसकी वजह से कन्वेक्शन रुक जाती है। इसके साथ दूसरा जो है वो मेथड है रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, यानी कर्टन वगैरह जो हैं या जो हमारी फ्लोर है, छत है जो, वो उसको हम क्या करते हैं? इस तरह हाईली रिफ्लेक्टिव बना लेते हैं, या विंडोज़ वगैरह हैं उनको हाईली रिफ्लेक्टिव बना लेते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशंस इंटर नहीं करती, वो बाउंस बैक हो जाती हैं वापस। तो यूज़ रिफ्लेक्टिव फॉयल और कोटिंग ऑन द रूफ एंड द विंडोज़। रूफ पर या फिर विंडोज़ पर हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट बाउंस बैक हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ये हमारे पास इंफ्रारेड थर्मोमीटर एक डिवाइस है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अमूमन डॉक्टर्स जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं। जिस तरह फिगर के अंदर देख रहे हैं ये डिवाइस होती है। ये आमतौर पर कोरोना में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करती, ये बॉडी के साथ दूर रहकर थोड़ा जो है इससे मेजर किया जाता है टेम्परेचर। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर डिटेक्ट हीट रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस एंड कन्वर्ट इट इनटू टेम्परेचर। ये हीट रेडिएशन को डिटेक्ट करती है और इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देती है, टेम्परेचर रीडिंग में। इट फास्ट, कॉन्टैक्ट लेस एंड आइडियल फॉर मेजरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। डिस्टेंस से मेजर करने के लिए ये एक आइडियल डिवाइस है। इसमें और तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि प्रिकॉशन व्हेन यूजिंग एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर, मैंने समझा कि ये लाजमी तौर पर करना चाहिए। बाकी उसमें से मैंने कुछ निकाल दिया है अपनी इन स्लाइड्स में, वो डिस्कस नहीं करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें यह है कि इसमें प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे? तो प्रिकॉशंस मेजर ये हैं कि कीप लेंस क्लीन। हमने जो आउटर इसका लेंस है उसको क्लीन रखना है, तभी ये एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। दूसरी चीज़ है अवॉइड मेजरिंग थ्रू ग्लास और प्लास्टिक। प्लास्टिक और ग्लास इसके मिड में नहीं रखना, यानी अगर आप किसी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो बीच में ग्लास या प्लास्टिक नहीं रखना, जिसकी वजह से रेडिएशन जो हैं वो कम जो है वो ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बीच में शील्ड आ जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट कॉज हो जाएगा। इसी के साथ तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे ख्याल में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नो द डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो। डिस्टेंस स्पॉट रेशो का पता होना चाहिए। इसको डी रेशो एस भी लिखते हैं, कि कितना दूर हो और कितना स्पॉट का डाया कितना होगा, स्पॉट कितनी वाइड होगी। तो द फर्दर यू आर द लार्जर द एरिया इट मेजर, यानी जितना आप दूर होंगे उतना बड़ा एरिया को ये मेजर करेगा। गेट क्लोज इनफ टू मेजर एक्यूरेटली, यानी क्लोज आपने रहना है ताकि एक्यूरेटली आप इसको
मेजर करें। इसमें हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर थर्मामीटर हैज़ ए DS रेशो, यानी डिस्टेंस स्पॉट रेशो जो है वो 12:1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 12 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस है, यानी आप उस ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर दूर हैं, और ये जो स्पॉट कितने स्पॉट को मेजर करेगा, ये 1 सेंटीमीटर वाइड स्पॉट को ये मेजर करेगा सर्कुलर फॉर्म में, यानी वाइड होगा इतना, 1 सेंटीमीटर स्पॉट होगा, उसको ये मेजर करेगा अगर इसकी रेशो 12:1 है। इसी के साथ अगर 24 सेंटीमीटर आप दूर हो गए तो इसी रेशो को, यानी 12:24 हो गया तो 1 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर वाइड स्पॉट हो जाएगा, जिसको आप मेजर कर रहे होंगे। इसी के साथ इसमें यह है कि डोंट यूज ऑन शाइनी सरफेस, शाइनी जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती हैं उस पर इसको नहीं यूज करना चाहिए, लाइक मेटल वगैरह, उसका टेम्परेचर वगैरह नहीं मेजर करना चाहिए। इसी के साथ अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट और विंड, डायरेक्ट सनलाइट या विंड जो है उसमें इसका एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर को सही से मेजर नहीं कर पाएगा। इसके साथ स्टूडेंट हमारा जो लेक्चर है आज का वो इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने न्यू लेक्चर के साथ। अगर कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।